लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो किया था वो बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाई की। किस तरीके से प्यूनेट स्क्वायर को सॉल्व किया जाता है और मेंडल के उससे क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, इन सारे टॉपिक पे हमारी बातचीत हुई। ठीक है, अब होता कैसा है कि ये जो भी आपने पढ़ाई की, ये पढ़ाई किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमारे ह्यूमन साइंस या फिर मैं कहूँ जो लाइफ साइंस है, इसमें अलग अलग चीज़ों की क्या कहते हैं एक्सपेक्टेंसी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये मेंडल के जो नियम है बहुत काम आते हैं। जैसे एक मेल और एक फीमेल जब दोनों आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा उस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में भी काफ़ी हद तक आप यूनिट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में आप इसकी हेल्प कर सकते हो। आप इससे ये बता सकते हो कि वो जो बेबी होगा उस बेबी का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है जैसे कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें कोई हेरिडिटरी डिसीज़ होती है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, इसको अपन ले लेते हैं। तो एक पेरेंट को सिकल सेल अनीमिया है, दूसरे को नहीं है, तो जो बेबीज़ होंगे उनमें कितने % चांसेस हैं कि कितने लोगों को सिकल सेल अनीमिया होगा, कितनों को नहीं होगा। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आने वाली आपकी फ्यूचर जनरेशन में हेरिडिटरी जो डिसीज़ है उस हेरिडिटरी डिसीज़ के आगे ट्रांसफ़र होने के क्या परसेंटेज है। तो ये सारी जानकारी आपको मेंडल के जो आपने अभी तक पढ़ाई की उससे आपको ये मिल जाती है। बट इन सारी पढ़ाइयों को अभी हम लोग तो करने नहीं वाले, हमारा एक ही टॉपिक है और हमें वो एक ही टॉपिक पढ़ना है। दैट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर आपको ये बताना हो कि जो मेल और फीमेल, ठीक है, उनके जो सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन होंगे और उससे जो जायगॉट बनेगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 9 मंथ्स या फिर जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उतने मंथ्स कंप्लीट करने के बाद जब वो बेबी बाहर आएगा उस वक्त उसका सेक्स क्या होगा, इसको अगर हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, कुछ टेक्निक्स है जिनसे पता लगाया जा सकता है, बट उस पर हम लोग फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे। बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बनने की, जैसे क्या होता है, यही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो आपको कैसे पता कि मेल और फीमेल की ये पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती है ना। तो ये टॉपिक अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ क्रोमोसोम्स। अब ये जो वर्ड है क्रोमोसोम्स, इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत की है। हमें ये पता है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं बहुत ही अच्छे से। मैंने पूरा डीएनए, आरएनए ये सब कुछ पढ़ाया है हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो आपको ये पता है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। अब थोड़ा से जीके फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हमें ये भी पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और अगर मैं पेयर की बात करूं तो टोटल हमारे पास 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर उनका पेयर बनाया जाए तो 23 पेयर होते हैं। अब ये जो 23 पेयर की अगर हम लोग बात करें तो इस 23 पेयर को अगेन 2 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जो आपके स्टार्टिंग के 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 22 पेयर्स जो होते हैं वो आप लोगों के कहलाते हैं ऑटोसोम्स। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, अच्छा, और जो एक पेयर बच जाता है, ठीक है, जो एक पेयर आप लोगों का बच जाता है, उसी एक पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। यही वो एक पेयर है जिससे आप क्या करते हो, जिससे आपका बच्चा मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा वो डिसाइड होता है। बाकी के जो 22 क्रोमोसोम्स है ना, या फिर मैं ये कहूँ जो 22 ऑटोसोम्स हैं, वो आपके सेक्स को डिटरमाइन करने का कोई भी काम नहीं करती हैं। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन एक ही क्रोमोसोम से होता है, वो होता है आप लोगों का सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो फीमेल होती हैं उन फीमेल की बॉडी के अंदर में सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, बराबर। अच्छा ठीक है, उनके पास जो ओवा होती है उस ओवा के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। अच्छा, जो आप लोगों के मेल होते हैं, मेल के पास भी ऑब्वियस है कि सेक्स क्रोमोसोम होगा। उनके जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है। बट पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मेल होते हैं ना, मेल के अंदर में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मैं इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। और जो फीमेल होती है ह्यूमंस में, उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। इसका मतलब फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर वाइज जो क्रोमोसोम है, उसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों एक्स एक्स है। लेकिन मेल की बॉडी के अंदर में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में तो हैं नो डाउट, लेकिन वो दोनों पेयर कैसे हैं, जो पेयर बना रहे हैं दोनों कंपोनेंट, वो कैसे हैं आप लोगों के डिफरेंट हैं। एक एक्स है और एक कैसा है, वाई है। तो इसका मतलब ये कि जब वो पूरी एंटायर प्रोसेस होती है, ठीक है, मेटिंग वाली, क्रॉस करवाने वाली प्रोसेस होती है, तो अगर कोई फीमेल को पूछेगा कि फीमेल तुम कौन कौन से गैमेट्स एक बेबी के अंदर दे सकती हो, तो फीमेल कहेगी मेरे पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर मैं बेचारी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मैं एक्स ही कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, एक्स एक्स, मेरे पास तो एक्स के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं दूंगी भी तो मैं एक्स ही दे पाऊंगी, एक्स ही दे पाऊंगी। तो फीमेल अगर बेबी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना भी चाहे तो वो एक्स क्रोमोसोम्स के अलावा कुछ और गैमेट्स नहीं दे सकती, वो सिर्फ एक्स वाले गैमेट्स ही दे सकती है। हाँ, मेल के बाद दो ऑप्शन है, हो सकता है इन जो रिप्रोडक्शन वाली एंटायर प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन वाली जो एंटायर प्रोसेस होती है, जाइगोट बनने वाली जो एंटायर प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है मेल के जो XY क्रोमोसोम्स हैं, उन XY क्रोमोसोम्स में से मेल X क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है उसका X गैमेट जाए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, जाइगोट बनाने वाली प्रोसेस के दौरान, है ना। या हो सकता है Y जाए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेल के पास X भी है और फीमेल के पास मेल के पास Y भी है, तो वो X भी दे सकता है और वो Y भी दे सकता है। ठीक है, मेल के पास दो चीज़ें थीं और दोनों अलग अलग थीं, तो अगर उनमें से मैं कुछ एक मांगूंगी, लाइक मान लेते मेरे पास एक रेड पेन है, एक ग्रीन पेन है, तुमने मुझसे पेन मांगा, तो मैं तुम्हें हो सकता है रेड भी दे सकती हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें ग्रीन भी दे सकती हूँ, डिपेंड मेरा मूड क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते मेरे पास दोनों ही ग्रीन पेन है और तुम मुझसे पेन मांगोगे, तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सोचने का कि यार क्या दूँ, मेरे को तो देना ग्रीन ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ग्रीन ही है। तो वैसे ही जो फीमेल है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उसको बेबी के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, अपना गैमेट उसको देना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स गैमेट ही दे सकती है। और जो मेल होते हैं, मेल के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। ठीक है, ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, ठीक है ना। ये हम लोगों ने किसके बारे में बातचीत की, ये ह्यूमंस के बारे में। जैसे अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, फिशेस वगैरह हो गई, बर्ड्स वगैरह हो गई, सबके लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंसेक्ट्स की, तो जहाँ हम ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम है, अगर तुम इंसेक्ट्स की बात करोगे तो उनके पास 23 पेयर नहीं होते। ठीक है, उनके पास 23 पेयर नहीं होते। खैर, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ध्यान रखना अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सबके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ऐसा नहीं होता। वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ओके। तो अब ये जो बेबी होगा
बराबर। अच्छा, इस पर्टिकुलर बेबी के पास मुझे एक बात बताओ, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब वो जो बेबी होगा उस बेबी के होने के क्या क्या चांसेस हैं। ओके ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग। तो देखो अभी कैसा है, इस प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए, इस चांसेस के बारे में पढ़ाई करने के लिए हम पढ़ते हैं प्यूनेट स्क्वायर को। प्यूनेट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक कॉलम बना लेते हैं, एक रो बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक बीच में पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे मेल वालों को अलग रखा जाए और फीमेल वालों को अलग रखा जाए। तो ये जगह मैंने रख दी मेल की और ये जगह मैंने रख दी फीमेल की। अब देखो जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, मेल अगर जायगॉट जब बनता है तो उस जायगॉट में अगर उसको बोला जाए कि भैया तुमको अपना एक गैमेट मुझको देने का है, तो वो कौन सा गैमेट देगा यार। तो तुम मुझे बोलोगे मैडम मेल एक्स भी दे सकता है, मेल वाई भी दे सकता है। अगर मैं ये पूछूंगी कि फीमेल क्या कर सकती है, तो तुम बोलोगे मैडम फीमेल के पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, बेचारी को दोनों ही चांसेस में वो क्या देगी, एक्स ही देगी। मतलब अगर उसने अपना पहला गैमेट दिया वो भी एक्स होगा, और अगर मान लेते हैं उसने अपना दूसरा गैमेट दिया वो दूसरा गैमेट भी एक्स होगा। तो इस तरीके से हमने पहले तो आउटर बाउंड्री क्रिएट कर ली कि मेल क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है और फीमेल क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेल को इस तरफ लिखना है और फीमेल को इस तरफ लिखना है, आप कहीं भी लिख सकते हो। मेल को वर्टिकली लिख लो, फीमेल को हॉरिजॉन्टली लिख लो, इट डजेंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज कि मेल में एक्स और वाई लिखना है, फीमेल में एक्स और एक्स लिखना है, ये चीज़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब प्यूनेट स्क्वायर सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं प्यूनेट स्क्वायर सॉल्व, जैसे आप ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करते हो ना, 3,2 अगर प्लॉट करने को तुम्हें कहा जाए तो तुम एक्स एक्सेस का 3 लेते हो, वाई एक्सेस का 2 लेते हो, राइट। तो ऐसे केस में जब आपको इस तरीके से प्यूनेट स्क्वायर सॉल्व करने को बोला जाए तो एक आपको यहाँ से लेना है और एक आपको यहाँ से लेना है। तो बताओ ये दोनों पॉइंट क्या बनेगा मिलकर, तो ये जो पॉइंट बनेगा दिस विल बी एक्स एक्स। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यही वाला एक्स लेंगे लेकिन इस बार इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। तो क्या बनेगा बताओ, एक्स एक्स बनेगा। फिर अगर और हम लोगों को लेना है तो क्या होगा, ये वाला वाई और ये वाला एक्स लेंगे, तो बोलो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अब मैडम वाई एक्स आप क्यों नहीं लिखते, आपकी चॉइस है, आप वाई एक्स भी लिख सकते हो, बट हम लोग एक्स वाई ही लिखते हैं, ठीक है। एक्स आगे लिखना अच्छा लगता है, ABCD में भी एक्स आगे आता है ना, इसलिए। उसके बाद अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने को कहूँ तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो भी एक्स वाई वाला ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मुझे बताओ ये जो हमने लिखे ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जितना भी मैंने अभी लिखा, ये जो 4 हमारे पास रिजल्ट निकल कर आए ये क्या है, ये ऑल 4 आर द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि जो बेबी फ्यूचर में होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन बेबी, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन बेबी, जो बेबी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद हो सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी नंबर 1, बेबी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। बेबी के अंदर क्या हो सकता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। तो अगर बेबी के अंदर एक्स एक्स वाले गैमेट्स हुए, इसका मतलब वो जो बेबी बनेगा उसका जेंडर क्या होगा, वो एक फीमेल होगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अकॉर्डिंग फिर से एक्स एक्स है, यानी कि जो बेबी होगा उसका जेंडर फीमेल होगा। एक्स वाई है यानी कि जेंडर मेल होगा, और अगेन एक्स वाई है यानी कि जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो इसका मतलब जब मेल और फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान उनके जब सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जाइगोट बनाता है, सो देयर आर टोटल 4 चांसेस, ठीक है। वहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो सकती हैं, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो सकती हैं। और अगर हम लोग इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करें तो ये पता चलता है कि 4 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 बच्चे फीमेल होने के चांसेस हैं और 2 मेल होने के चांसेस हैं। 4 में से 2 फीमेल होंगे, 4 में से 2 मेल होंगे, यानी कि आधा आधा चांसेस है, यानी कि 50% चांस है फीमेल होने का
और 50% चांस है किस चीज़ के होने का, मेल होने का। तो जब हम लोग ह्यूमंस के दौरान क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जाइगोट का सेक्स क्या होगा, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। ऐसा होगा क्या कि फीमेल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं? नहीं, फीमेल और मेल बनने के इक्वल चांसेस हैं। 50% मेल के भी चांसेस हैं, 50% किसके चांसेस हैं, आप लोगों के मेल के भी चांसेस हैं। इक्वल चांसेस है, दोनों के चांसेस कैसे हैं, इक्वल। लेकिन फिर कभी मैडम लड़का हो जाता है, कभी लड़की हो जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि एट अ वन टाइम मेल या तो एक्स दे सकता है या तो वाई दे सकता है, दोनों मेल के पास से जाएंगे ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें मेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक बार में वो एक ही गैमेट दे सकता है। अगर मेल ने, क्यों देखो फीमेल हमेशा क्या करेगी, फीमेल हमेशा क्या करेगी, हमेशा एक्स देगी। अगर मान लेते हैं मेल ने भी एक्स दिया तो एक्स और एक्स मिलके क्या हो गया, गर्ल हो गई। और अगर मान लेते हैं मेल ने वाई दिया तो एक्स और वाई मिलके क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। इसका मतलब जो बेबी का सेक्स होता है, उसका जो जेंडर होता है, वो जेंडर को डिसाइड कौन करता है, उस जेंडर को डिसाइड करता है मेल। यानी कि जो फादर होता है वो फादर के गैमेट से डिसाइड होता है कि वो जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। उसमें जो फीमेल बॉडी होती है, या फिर मैं कहूँ कि जो मदर होती है, उस मदर का जेंडर डिसाइड करने में कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, आप एक मान के चलो कि वो सिर्फ एक बॉडी है जिसके अंदर वो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ग्रो हो रहा है, लेकिन उसका जेंडर डिसाइड होने का जो कंप्लीट डिसीजन रहता है वो किसके पास रहता है, फादर की बॉडी के पास रहता है। कि फादर की बॉडी से एक्स गैमेट जाने वाला है जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, कि वाई गैमेट जाने वाला है। ये नॉलेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड्स के अलग अलग कोनों में कई जगह लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमको तो लड़की होना, कि लड़की नहीं होना, लड़की नहीं होना। सो नहीं होने के लिए वो लोग बहुत बार अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, और गलत चीज़ें हैं। खैर वो इस पे तो काफ़ी ज़्यादा बैन भी लगा है, और वो इसके लिए फीमेल को ब्लेम पहुंचाते हैं कि अरे तुमसे तो लड़की ही हो रही है। तो फीमेल इज़ जस्ट अ बॉडी, वो डिसाइड नहीं कर रही है कि वो मेल लड़का पैदा होगा कि फीमेल लड़की पैदा होने वाली है। वो जो पप्पा है उनका, उनकी बॉडी डिसाइड करती है कि उस मीटिंग के दौरान उनकी बॉडी से एक्स गैमेट गया है कि वाई। तो मेल यानी कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के किस चीज़ के लिए, जेंडर डिसीजन के लिए। ठीक है, तो खैर यहाँ पे किस तरीके से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। मैं अगेन बता देती हूँ, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप लोग फ्यूचर में अगर बायोलॉजी लेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने को मिलेंगे। बट हमारा जो 9th एंड 10th क्लास का जो सिलेबस है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बातचीत करना क्या करता है, अलाउ करता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्कशन किया। पेपर में आराम से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 मार्क के लिए MCQ में पूछा जा सकता है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो फीमेल की तरफ से कौन से गैमेट्स जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो फीमेल की तरफ से हमेशा एक्स ही जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स ही है। और मेल के पास से एक्स जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, वाई जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 50-50% है। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान किसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मेल के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल के? ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये पूछा जा सकता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन गवर्न करता है, मेल गवर्न करता है कि फीमेल गवर्न करती है? तो ऑब्वियस है कि मेल गवर्न करता है। इसको जस्टिफाई करने को भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि मेल हैव XY chromosome, so they can contribute X gametes and Y gametes during the process of zygote formation. Female have XX as their sex chromosomes, so they can contribute only X gametes during the process of zygote formation.
अब फिर उसके बाद हम लोग केसेस बनाएंगे कि केस 1, फीमेल ने एक्स दिया एंड मेल ने एक्स दिया, सो गर्ल विल फॉर्म। फिर हम पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाएंगे कि फीमेल की तरफ से एक्स गैमेट आया, मेल की तरफ से वाई गैमेट आया, सो एक मेल बच्चा बनेगा। फिर हम लिखेंगे कि सिंस हियर मेल इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट गैमेट्स, so the gender determination is whole and soul completely dependent on the male, that is on father, not on female, because she is always contributing her x gamete। तो इस तरीके से पूरा आंसर जस्टिफाई करना होता है। उस वक्त आपको या तो ये प्यूनेट स्क्वायर बना के दिखाना होता है, अगर आप ये प्यूनेट स्क्वायर बनाना नहीं चाहते तो आप कुछ इस तरीके से फिर बनाकर दिखाओगे। अब ऑब्वियस है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ तुमसे कि लड़का बनाओ ये लड़की बनाओ, यहाँ पे सिंपली बॉय गर्ल भी लिख सकते हो। डन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ ही साथ हमारा यहाँ पर आज प्यारा सा टॉपिक ख़त्म होता है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो हेरिडिटी वाला हमारा पार्ट था वो हम लोगों का ओवर हो गया, ठीक है। अब आगे की क्लासेस में फिर हम लोग इवोल्यूशन वाले टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। बट खैर टर्म 2 जो आप लोगों का अभी होने वाला है कोविड वाले लोगों का, उन लोगों का जो क्या है डिलीटेड सिलेबस में है इवोल्यूशन, तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी तक ही पढ़ना है। तो ये हेरिडिटी की आखिरी क्लास थी।